सब लोग देखिए व्हाट्सएप पे मैंने भेजा था अपडेट व्याकरण करके क्लास 9th का पूरा वो उसमें दिया हुआ है व्याकरण प्रवेश पूरक पुस्तिका कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों का था। कक्षा 9 का इसमें शब्द और पद, शब्द विचार, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, संदेश लेखन, नारा लेखन, यानी जितना आपका ये पांचों अपडेट जो है वो उसमें था। और आप लोग उसको प्रिंट आउट निकलवाए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं निकलवाए होंगे तो निकलवा लीजिएगा। कक्षा 9 लिखा हुआ है। पहला आपका टॉपिक है शब्द और पद। यदि नहीं निकाले होंगे, प्रिंट आउट नहीं निकाले होंगे तो आप लोग अपने मोबाइल पर इसको व्हाट्सएप पे चले जाइए। सभी बच्चे व्हाट्सएप को खोल कर बैठो। मैं व्हाट्सएप से ही देख कर आप लोग को पढ़ा रही हूँ, इसको इसका रिवीजन करा रही हूँ एक बार। शब्द और पद सब लोग खोल लिए। शब्द और पद ये निकालो। कक्षा 9 ऊपर लिखा हुआ है शब्द और पद, पेज नंबर 4 में दिया हुआ है। मिला सबको? हाँ, हेलो हेलो, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो तुम लोग? हेलो हेलो, शब्द और पद मिला सबको? दिखा व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप पे दिया हुआ है शब्द और पद। तो सबसे पहले ध्यान से सुनो शब्द के बारे में। शब्द की सब लोग अपने जीवन में भाषाओं के अनगिनत शब्दों से परिचित होते हैं और इन शब्दों का सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वाक्य में प्रयोग करते हैं। लेकिन ये पता होना चाहिए कि शब्दों की रचना जो है वो होती कैसे है। तो ध्वनियों के मेल से होती है, यानी वर्णों के मेल से। बात आ रही समझ में? ये ध्वनियों या वर्णों के मेल से ही शब्दों की रचना होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि विभिन्न शब्दों की रचना विभिन्न ध्वनियों के मेल से ही होती है। अब जैसे गाड़ी शब्द है तो ग आपको पता होना चाहिए आप सभी को कि व्यंजन, हर व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण अवश्य रहता है। अब जैसे गा तो ग में हल चिन्ह होगा क्योंकि उसके साथ गा है और आकार। ड़ी तो ड़ में भी बड़ी ई की मात्रा है तो ये गाड़ी। ये 4 ध्वनियों के मेल से बन गया गाड़ी। तो कहने का अर्थ यह है कि विभिन्न शब्दों की रचना विभिन्न ध्वनियों के मेल से ही होती है। आ रही बात समझ में सबको कि शब्दों की रचना कैसे होती है? विभिन्न ध्वनियों के या विभिन्न ध्वनि को वर्ण भी हम कह सकते हैं। विभिन्न ध्वनियों या विभिन्न वर्णों के मेल से ही शब्द की रचना होती है। इसके अलावा भाषा में कई शब्द जो है असीमित होते हैं तथा सभी शब्द एक जैसे नहीं होते। अलग अलग एक मिनट, हाँ, अलग अलग कार्य करने के कारण हमें अलग अलग शब्द की तरह मिलते हैं और शब्द की रचना को समझने के लिए उसकी विशेषताओं को जानना होगा। तो शब्द की पहली विशेषता क्या है? विभिन्न ध्वनियों के मेल या संयोग से शब्द बनता है। यह शब्द की पहली शर्त है कि वह विभिन्न ध्वनियों या वर्णों के मेल से ही शब्द बनता है। तो ये शब्द जो है विभिन्न ध्वनियों, स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, दोनों के मेल से ही ध्वनियां जो हैं वो अलग अलग, जैसे स के साथ अ है, फ के साथ भी अ स्वर है, ल व्यंजन के साथ भी अ स्वर है। तो इस तरह से सफल, तो हमको सफल लिखना होगा तो उसमें कितने 6 वर्ण हो गए। हर व्यंजन के साथ स्वर अवश्य रहेगा, बिना स्वर के हम व्यंजन की कल्पना कर ही नहीं सकते। दूसरी विशेषता है शब्द भाषा की सार्थक या अर्थवान इकाई है। इसका तात्पर्य नहीं है कि ध्वनियों का ऐसा मेल जिसका भाषा में कोई अर्थ नहीं हो वह शब्द नहीं है, शब्द है। लेकिन अब जैसे फसल,
फसल के जगह हम लफस लिख दे तो कोई अर्थ नहीं होगा इसका, ये हिंदी के शब्द नहीं है। लफस, लफस या फसल, फसल तो है लेकिन लफस कोई शब्द नहीं है। इसीलिए ये ध्यान रखना होगा कि शब्द जो है वो भाषा की सार्थक इकाई होती है, निरर्थक इकाई नहीं। बच्चों समझ में आ रही है मेरी बात? हेलो हेलो हेलो, क्या कोई बच्चा प्रेजेंट नहीं है क्या? प्रेजेंट हो ना तुम लोग? हाँ तो जवाब दो उधर से। तीसरी विशेषता, शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। शब्द जो है वो भाषा की स्वतंत्र इकाई है, यह सबसे प्रमुख विशेषता है। शब्दों का प्रयोग हम वाक्यों में करते हैं और जब शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तब वे वाक्यों के नियम में बंध जाते हैं। और हर भाषा के वाक्य के नियम अलग अलग होते हैं और ये नियम ही वाक्य में आने वाले शब्दों को नियंत्रित करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लड़का, लड़का दूध पीता है हिंदी तथा अंग्रेजी के समानार्थी शब्द है, पर जब ये वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो दोनों भाषाओं के अलग अलग नियम के अनुसार ही वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। जैसे हिंदी में कहते हैं लड़का दूध पीता है, अंग्रेजी में होगा बॉय ड्रिंक्स मिल्क। अर्थात हिंदी भाषा के नियम के अनुसार पीना क्रिया वाक्य के अंत में आती है, तो अंग्रेजी में वाक्य के बीच में शब्द की सत्ता से वाक्य से बाहर होती है, क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त शब्द शब्द नहीं कहलाते। शब्द तो वाक्य के नियमों में मुक्त स्वतंत्र होता है, उसका इस्तेमाल आप कोश में भी कर सकते हैं क्योंकि यह एक स्वतंत्र इकाई है। यानी शब्द जो है वो स्वतंत्र इकाई है, लेकिन शब्द जैसे ही वाक्य में प्रयुक्त होता है फिर वो अपनी सत्ता खो देता है। जैसे खाली दूध हम कहते हैं तो दूध मतलब समझ में आता है कि एक पेय पदार्थ है, सफेद रंग का होता है, लिक्विड होता है, तरल होता है। लेकिन जैसे ही हम कहेंगे दूध, लड़का दूध पीता है, बस दूध जो है वो अपनी स्वतंत्र सत्ता छोड़ देता है, उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है और वाक्य में प्रयुक्त होने के साथ फिर वो शब्द शब्द न रहकर क्या बन जाता है? बोलो, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो क्या बन जाता है? बताओ कोई बच्चा, किसी को पता है? हाँ, पद। वेरी गुड। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो पद बन जाता है। अब इसी तरह से तीसरा, किसी इकाई के स्वतंत्र होने के दो अर्थ हैं, जो किसी दूसरे के तंत्र में बंधा हुआ नहीं है या जो केवल अपने तंत्र में बंधा हुआ है। इसका अर्थ है कि शब्द स्वतंत्र है, इसका तात्पर्य यह है कि शब्द वाक्य के नियमों से मुक्त होने के कारण भाषा की स्वतंत्र इकाई है। उसके बाद शब्द जो है अपनी नियम व्यवस्था में बंधा हुआ है। हर भाषा में शब्द की अपनी रचना व्यवस्था होती है, कौन सी ध्वनि किस ध्वनि के साथ मिलकर शब्द बनाएगी तथा किसके साथ मिलकर नहीं बनाएगी, कौन सी ध्वनि शब्द के आरंभ में आएगी, कौन सी नहीं आएगी, यह सब शब्द का अपना तंत्र है। तो कहने का तात्पर्य यह हो गया कि दोनों ही प्रकार से वाक्य से बाहर होने तथा अपने तंत्र में बंधे होने के कारण शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। दूसरा है पद। यह तो आप जानते हैं कि शब्दों का प्रयोग वाक्यों में तथा वाक्यों का प्रयोग वार्तालाप में किया जाता है। शब्द जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब निम्नलिखित कार्य होते हैं। पहला क्या कार्य होता है? शब्द की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, जो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि जैसे ही शब्द वाक्य में प्रयोग होता है उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है और वह वाक्य के नियमों में बंध जाता है। दूसरा, शब्द के रूप में कोई ना कोई परिवर्तन अवश्य होता है। जैसे एक वचन से लड़का है, बहुवचन में हो जाएगा लड़के या लड़कों, ठीक है। उसके बाद शब्द और पद में अंतर। आप लोग आइए पेज नंबर 8 में। पेज नंबर 8 सबको दिखा? शब्द और पद में क्या अंतर है? दिखा सबको? हेलो, पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 में दिया हुआ है। पहले बताओ तुम लोग दिखा कि नहीं शब्द और पद में अंतर? हाँ बच्चों बोलो, शब्द और पद में अंतर। यस और नो कुछ तो जवाब दो। हाँ, कोई बोल ही नहीं रहा है। शब्द और पद में अंतर दिखा तुम लोगों को?
नहीं दिखा हो तो बोलो, मैं फिर से भेज दूं ग्रुप में। कोई गर्ल्स भी कुछ जवाब नहीं दे रही है? गर्ल्स दिख रहा है सबको? हाँ, तो तुम लोग जवाब क्यों नहीं दे रही हो? शब्द और पद में अंतर। शब्द के बारे में, शब्द की सत्ता वाक्य से बाहर होती है और पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद है। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है क्योंकि वाक्य से बाहर होने के कारण शब्द के वाक्य के नियमों से मुक्त होता है। लेकिन जैसे ही शब्द पद भाषा की बद्ध इकाई है क्योंकि वाक्य के अंतर्गत होने के कारण शब्द भाषा के नियमों में बंधा होता है। अब देखो किस तरह से शब्द दिया है लड़का, तो लड़का जो है वो स्वतंत्र शब्द है, लेकिन जैसे ही लड़का खेलता है तो पद में आ गया तो उसके साथ सहायक क्रिया लग गई है, खेलता है क्रिया, ठीक है। तो उस समय वो शब्द जो है स्वतंत्र न होकर वो नियम में बंध गया, नियम में बंधने के साथ ही वो फिर पद बन जाता है। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है क्योंकि वाक्य से बाहर होने के कारण शब्द जो है वो नियमों से मुक्त होता है, उसमें नियम लागू नहीं होता है, लेकिन जैसे ही शब्द भाषा में प्रयोग होता है उसका वो नियमों में बंध जाता है। स्वतंत्र होने के कारण शब्द का प्रयोग कोश में किया जा सकता है, कोश यानी शब्द कोश में, और वाक्य के नियमों में बंधे रहने के कारण पद का प्रयोग कोश में नहीं हो सकता। शब्द के स्तर पर रूप साधक प्रत्यय लगाने का कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, शब्द से जब नया शब्द बनाना है तब उसमें जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं वे नया शब्द बनाने वाले प्रत्यय होते हैं। जैसे लड़का में पन जोड़ के क्या बन गया? लड़कपन। इन नए शब्दों का प्रयोग जब भी वाक्य में करना होता है तो रूप साधक प्रत्यय अवश्य जोड़ा जाता है। पद बनने से पहले शब्द के रूप बदलने वाले रूप साधक प्रत्यय जुड़ जाते हैं, अतः एक ही शब्द के अनेक शब्द रूप या पद मिलते हैं। 5वां नंबर, शब्द की सत्ता वाक्य से बाहर होती है अतः प्रकार्य करने का कोई कारण ही नहीं होता। वाक्य में प्रयुक्त पद वाक्य में आकर कोई न कोई प्रकार्य अवश्य करता है। शब्द का वर्ग उसके गुणों के आधार पर तय किया जाता है और पदों के वर्ग उनके प्रकार के आधार पर तय किए जाते हैं। कोई क्रिया शब्द यदि संज्ञा का प्रकार कर रहा हो तो संदर्भ में वह प्रकार के अंत, ये तो जरूरी नहीं है। उसके बाद ध्यान देने योग्य बातें नीचे दिया है। वर्णों के क्रमबद्ध तथा सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द भाषा की अर्थवान इकाई है, ये सब आप लोग याद रखेंगे। वाक्य से बाहर होने के कारण शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, हालांकि यह अपनी नियम व्यवस्था में बंधा होता है। शब्द का जब वाक्य में प्रयोग होता है तब वह व्याकरणिक नियमों में बंध जाता है और इसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है और वाक्य में प्रयुक्त शब्द को ही हम पद कहते हैं। शब्द अपने यथावत रूप में वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो सकते, उनमें कोई न कोई परिवर्तन करने वाला प्रत्यय अवश्य लगता है। वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द में प्रत्यय दिखाई नहीं देता वहां शून्य प्रत्यय माना जाता है। क्योंकि पद में रूप साधक प्रत्यय लगे होते हैं अतः ये शब्द रूप भी कहलाते हैं। तो ये पद से संबंधित जो प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, दिख रहा है सबको? अभ्यास कार्य दिख रहा है सबको? हाँ, ये आप लोग अवश्य कर लेंगे कि पद से क्या तात्पर्य है। उदाहरण देकर समझाइए, बताइए पद और शब्द में क्या अंतर है, उदाहरण देकर दोनों को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। तो ये सब जो दिया हुआ है खाली स्थान, सही गलत, इसको भी आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत आपके क्या क्या आपको पढ़ना है? श्रुति संविनार्थक पढ़ना है, पर्यायवाची पढ़ना है और क्या पढ़ना है बताइए? विलोम भी पढ़ना है ना। ये इतना सारा यहाँ दिया हुआ है, पर्यायवाची, बहुत सारे पर्यायवाची दिए हुए हैं। फिर पाठ के हिसाब से पर्यायवाची भी दिया हुआ है बच्चों, दिख रहा है? धूल पाठ, तो धूल पाठ मान लीजिए आपका सिलेबस में नहीं है। दुख का अधिकार है ना, पेज नंबर 14 निकालिए आप लोग, निकाले सब लोग पेज नंबर 14 में देखिए आपके पर्यायवाची दिया हुआ है। औरत का दिया है, नारी, महिला, स्त्री। तो कम से कम ये चैप्टर वाला आप लोग जरूर याद कर लेंगे, क्योंकि आ भी सकता है, जो भी आएगा आपके चैप्टर बेस्ड आएगा। धूल पाठ को छोड़ दीजिएगा, धूल आपके पाठ में नहीं है। दुख का अधिकार है तो दुख का अधिकार में देखिए कितने सारे दिए हुए हैं, 12, 13, 14, 15, 16 दिया हुआ है ना। हाँ,
उसके बाद फिर एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा से 17 दिया हुआ है। तुम कब जाओगे अतिथि पाठ से भी आपका 14 दिया हुआ है, इसको भी कर लोगे। ये पाठ से संबंधित जो दिया है। कीचड़ का काव्य भी आपके सिलेबस में है? नहीं, कीचड़ का काव्य नहीं है। धर्म की आड़ है ना? हाँ, धर्म की आड़ है। हाँ, तो धर्म की आड़ में सिर्फ 6 दिया हुआ है, तो धर्म की आड़ को कर लेंगे। उसके बाद ये शुक्र तारे के समान तो है नहीं। पद में रैदास के पद भी नहीं है, नहीं है ना? है। अच्छा, तो रैदास के पद का 4 दिया हुआ है। रहीम के दोहे भी दिया हुआ है 12। आदमी नामा नहीं है, आदमी नामा हट गया है। एक फूल की चाह है, एक फूल की चाह में भी आपका 18 शब्द दिया हुआ है, 18 पर्यायवाची। फिर इधर अग्निपथ नए इलाके में सब नहीं करेंगे। फिर विलोम, अब विलोम की सूची भी आप देखिए पाठ के हिसाब से। देखिए पाठ में यहाँ दिया है, धूल पाठ छोड़ दो, दुख का अधिकार, समीप का दूर, अड़चन का सुगमता, शोक का हर्ष, द्रव का ठोस, साहस दुस्साहस, अंधेरा उजाला, बिक्री खरीद, धर्म अधर्म, वियोग संयोग, ये सब दिया हुआ है। उसके बाद एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा से भी दिया हुआ है 20, उसको भी आप याद करेंगे। फिर तुम कब जाओगे अतिथि, ये सब पाठ के हिसाब से दिया हुआ है बच्चों। तो पाठ के हिसाब वाला जितना है या तो कॉपी में उतार लो या तो प्रिंट आउट निकलवा लो तुम लोग। आ रही बात समझ में? और फिर उसको रट डालो अच्छे से। फिर श्रुति संभिन्नार्थक, ये भी आपका दिया हुआ है, सुनने में एक जैसा, होमोनिम्स कहते हैं इसको, सुनने में एक जैसा लेकिन अर्थ अलग होता है। तो ये भी आपका दिया हुआ है। मुझे लगता है कि पाठ के हिसाब से नहीं दिया हुआ है, नहीं ये पाठ के हिसाब से नहीं दिया हुआ है। श्रुति संविनार्थक जो है ये पाठ के हिसाब से नहीं है, लेकिन इसको भी आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है सुनने में एक जैसा लेकिन अर्थ अलग होता है। ओके, बात समझ में आई? तो ये 3 आपके हैं, श्रुति संविनार्थक, पर्यायवाची और विलोम। ये चैप्टर वाइज तो निश्चित कर लेंगे आप लोग। ओके, इसके बाद देखो यहाँ दिया हुआ 3-3 पर्यायवाची लिखिए। पथिक, पर्वत, पवित्र, पाप, मधु, ये सब यहाँ लिख लेंगे। रेखांकित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखकर वाक्यों के रिक्त स्थानों को पूरा करें। जैसे राह कितनी भी कठिन हो, समझदार लोग निकाल ही लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? राह का पर्यायवाची यहाँ पर लिखना है। बोलो क्या होगा? हाँ, पेज नंबर 26 देखो सभी बच्चे। गुड। राह का पर्यायवाची क्या हो गया? रास्ता। गुड। सिंह पर सवार दुर्गा को डैश भी कहते हैं। क्या होगा पर्यायवाची? बोलो दुर्गा का। सिंह पर सवार दुर्गा को भी कहते हैं। बोलो क्या होगा दुर्गा का पर्याय? अम्बा। हाँ, सिंह पर सवार दुर्गा को अम्बा भी कहते हैं। स्त्री घर की स्वामिनी होती है, इसीलिए डैश कहलाती है। कहलाती है गृह लक्ष्मी। हाँ, गृह लक्ष्मी भी कहलाती, लक्ष्मी कहलाती है। स्त्री का जो पर्यायवाची है। नदी नालों का गंदा पानी भी गंगा में मिलकर गंगा बन जाता है। जल, पानी का पर्यायवाची जल। साक्षात मृत्यु को देखकर भी वीरों को डैश से डर नहीं लगता। मृत्यु का, साक्षात मृत्यु को देखकर भी वीरों को मरने से डर नहीं लगता। वेरी गुड। काला रंग होने के कारण यमुना का नाम पड़ा। क्या पड़ा? यमुना का नाम काला होने के कारण। यमुना का दूसरा नाम क्या है जो काला रंग होने के कारण? कोई बताओ, यमुना का दूसरा नाम क्या है काला रंग होने के कारण? उसको क्या कहते हैं यमुना को? किसी को पता है? नहीं। कालिंदी। क्या कहते हैं? कालिंदी। हाँ, काला रंग होने के कारण यमुना का नाम कालिंदी पड़ा। क कर का, ल में छोटी की मात्रा, अनुस्वार, द दीर्घिकार दी, कालिंदी। मेहमान लोग बिना तिथि बताए अचानक आ जाते थे, इसीलिए उन्हें डैश कहा जाता था, अतिथि। चिड़ियाघर शब्द में आने वाले चिड़िया शब्द का अर्थ है चिड़िया शब्द पक्षी।
नीचे दिए गए शब्दों का विलोम शब्द लिखना है। ये आप लोग कर भी लेंगे सब होमवर्क कॉपी में। संक्षेप, संक्षेप का विलोम क्या होगा? बोलो। संक्षेप का विलोम विस्तृत या विस्तार भी होगा, विस्तार भी होगा। विकास का, विकास का बोलो। विकास का संकुचित, सघन। सारा विलोम दिया हुआ है बच्चों, तुम लोग याद कुछ नहीं किए हो। मैं देख रही हूँ 9th का बच्चा एकदम पढ़ाई लिखाई से मैंने मुक्ति ले लिया है। ये सारा मैंने शुरू में ही भेज दिया था आप लोगों को, और कुछ भी आप लोग नहीं लिख रहे हैं। मैं एग्जाम में इसी में से दे दूंगी, क्वेश्चन इसी में से सेट करूंगी, पहले बता दे रही हूँ। अभी फाइनल जो होगा मैं इसी में से सेट करूंगी, और ऐसे ऐसे ही शब्दों को चुन कर दूंगी कि जो आप लोग का, और आप लोग को पता है कि अब आपका ऑनलाइन एग्जाम नहीं हो रहा है, ऑफलाइन होगा फाइनल एग्जाम। तो चीटिंग की भी कोई संभावना नहीं है कि आप लोग एक दूसरे से पूछ कर लिख लेंगे। आ रही बात सुन? हाँ बोलो, क्या होगा? सघन का विरल, हाँ। सार्थक का, सार्थक निरर्थक। ध्वंस, ध्वंस का विलोम बोलो। निर्माण, ध्वंस का निर्माण। कृष, हाँ। कृष का, कृष, कृष का क्या अर्थ होता है? दुबला, कमजोर, कृष। इसका विलोम पुष्ट, कृष का पुष्ट, पुष्ट यानी हृष्ट पुष्ट, मजबूत। जागृत, जागृत का सुषुप्त, जागृत का सुप्त। प्रस्तुत, प्रस्तुत, प्रस्तुत का अप्रस्तुत। तो ये आपको लोग यहाँ दिया हुआ है बेटा, सब पर्यायवाची को ढूंढो, एक जगह कम से कम लिखो, लिख कर इसको रखो। यहाँ सब दिया हुआ है, उसको तुम लोग नहीं करोगे तो कैसे होगा? ये फिर वाक्य में से दिया हुआ है, विलोम शब्द भरिए। दुराचार की बातों से दूर रहकर की बातें अपनाओ। दुराचार का, हाँ, सदाचार। हिंदी में अ, ई और उ हर्ष स्वर हैं तथा आ, ई और उ कौन सा स्वर होगा? हर्ष का विलोम क्या होगा? दीर्घ, यहाँ दीर्घ स्वर होगा। निरर्थक कार्यों में समय व्यतीत करने से अच्छा है कुछ कार्य करो। निरर्थक कार्यों में समय व्यतीत करने से अच्छा है कि कुछ डैश कार्य करो। निरर्थक का विलोम क्या होगा? हाँ, सार्थक कार्य करो। आज प्राचीन परंपराएं समाप्त हो रही हैं, डैश मूल्य विकसित हो रहे हैं। प्राचीन का, प्राचीन का विलोम क्या होगा? नवीन। प्राचीन माने पुराना, नवीन मतलब नया। अब प्राचीन परंपराएं समाप्त हो रही हैं और नवीन मूल्य विकसित हो रहे हैं। मित व्ययी व्यक्ति धन सोच समझकर खर्च करता है, जबकि मित व्ययी का विलोम क्या होगा? मित व्ययी व्यक्ति धन सोच समझकर खर्च करता है, जबकि मित व्ययी का विलोम होगा अपव्ययी। मित व्ययी यानी कम खर्च करने वाला, और अपव्ययी मतलब बिना सोचे समझे, हाँ, बिना सोचे समझे खर्च करने वाले को अपव्ययी कहते हैं। जब मैं तुम्हारे साथ स्वाभाविक बना रहता हूं तब तुम इतने क्यों हो जाते हो? स्वाभाविक का विलोम अस्वाभाविक। सरकार चाहती है कि गंगा का मलिन जल, मलिन का विलोम, सरकार चाहती है कि गंगा का मलिन जल हो जाए, क्या हो जाए? निर्मल। मलिन का विलोम निर्मल। गंदा का होता है साफ, मलिन का निर्मल। आप लोग जिस तरह से कार्य करते हैं उससे विकास न होकर ही होगा। विकास का विलोम ह्रास, ह में त्र
होता है उसको आ की मात्रा और दंत स ह्रास, विकास का ह्रास। हे प्रभु, इस संसार के बंधन से मुझे डैश दिलाओ। क्या दिलाओ? बंधन का विलोम, बंधन का विलोम क्या होगा? मुक्ति। हे प्रभु, इस संसार के बंधन से मुझे मुक्ति। बंधन का विलोम होता है मुक्ति। तो देखो बच्चों, एग्जाम में किसी तरीके से भी आ सकता है, इस तरह से खाली स्थान के रूप में भी आ सकता है, एमसीक्यू के रूप में भी आ सकता है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे यहाँ दिया हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक इसके नीचे देखो दिया हुआ है, विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द का विलोम है, यानी दिए गए विलोम का जो सही विलोम है। हर्ष, हर्ष का विलोम क्या होगा? हर्ष का यहाँ 4 दिया हुआ है एमसीक्यू, मुस्कुराहट, शोक, क्रोध और भय। हर्ष का शोक, इसका शोक जो है सही शब्द है। सघन, सघन का विलोम, सघन का 4 दिया है ऑप्शन, 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? विरल, अघन, तरल, पतला। सघन का विलोम विरल, यस गुड। वैयक्तिक का 4 दिया हुआ है, अवैयक्तिक, अनवैयक्तिक, निर्वैयक्तिक, तीनों गलत। वैयक्तिक का क्या होगा? वैयक्तिक का तीसरा निर्वैयक्तिक। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का, उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा? कौन सा शब्द? उत्कृष्ट का निकृष्ट होगा, चौथा। उपस्थित का विलोम, उपस्थित का 2 नंबर। अतिवृष्टि का विलोम, अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? पहला अनावृष्टि, अनावृष्टि। अंतरंग, अंतरंग का विलोम, अंतरंग का विलोम बहिरंग। उसके बाद है 8वां अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का विलोम सर्वज्ञ, यस। उसके बाद दिया है फिर यहाँ वाक्यों के रिक्त स्थानों में रेखांकित शब्दों के विलोम, ये तो हो गया। अब है विकल्पों में से छांटकर रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों से रिक्त स्थान को भरिए। आप तो असली पंडित हैं, आपको डैश कौन कह सकता है? 4 ऑप्शन है, 4 में से सही ऑप्शन क्या होगा? पंडित का विलोम क्या होता है? बोलो। कौन सा होगा? पंडित का विलोम कौन सा शब्द होगा? कम अक्ल, लापरवाह, मूर्ख और समझदार, यस मूर्ख। कम खर्चे में काम चलाना चाहते हो तो मितव्ययी बनो। यहाँ इसका विलोम दिया है अल्पव्ययी, अपव्ययी, खर्चीले, खरीदार, अपव्ययी। दूसरा, उस भद्र महिला के साथ पुलिस ने बहुत ही डैश व्यवहार किया। भद्र का विलोम क्या होगा? अभद्र व्यवहार। उसके बाद है रूपक अलंकार में प्रस्तुत पर डैश का आरोप किया जाता है। रूपक अलंकार में प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का आरोप किया जाता है। अपने स्वभाव को मृदु बनाओ, डैश मृदु का विलोम बोलो। मृदु का विलोम क्या होगा? मृदु का अर्थ होता है कोमल, इसका विलोम आपको लिखना है कठोर। आचार्य जी ने जीवन भर सत्कर्म किए, कभी कोई डैश नहीं किया, फिर भी सारा जीवन कष्टों। हाँ, सत्कर्म का हो गया दुष्कर्म। उसके बाद नीचे दिए गए शब्द युग्मों को अपने वाक्यों में इस तरह प्रयोग कीजिए कि उनके अर्थ स्पष्ट हो जाएं। अंत, अंत्य, अपेक्षा, उपेक्षा, अवधि, अवधि, ये पूरा दिया हुआ है बच्चों, इसको कॉपी में तुम लोग बनाओ।
ये तुम लोग का होमवर्क रहा, इसको कॉपी में पूरा बनाओ पहले, तब जाकर याद कर पाओगे तुम लोग। फिर कोष्ठक में दिए गए उचित शब्द का चयन करने पर कर वाक्यों के रिक्त स्थानों को भरिए। 8 नंबर, रामचरितमानस की भाषा कौन सी होगी? अवधि ध में छोटी ई की मात्रा या अवधि ध में बड़ी ई की मात्रा? यस, भाषा के लिए अवधि दीर्घिकार होता है। और अवधि मतलब क्या होता है? जो ध में छोटी ई की मात्रा, उस अवधि का क्या मतलब होता है? हाँ बोलो, अवधि, ध छोटी ई की मात्रा, उस अवधि का क्या अर्थ होता है? कुछ बताओ। समय, उस अवधि का अर्थ होता है कि तुम्हें बस 3-4 महीने की बहुत कम समय, बहुत कम अवधि रह गई है। अवधि का अर्थ होता है समय। भारतीय सैनिक युद्ध में जाने के लिए डैश, उद्वत या उद्यत, कौन सा होगा? पहला या दूसरा? उद्यत या उद्वत, बोलो। ये दूसरा वाला होगा, छोटा उ द हल हलन या त, उद्यत मतलब व्याकुल। उसके बाद सागर की डैश आकाश छूने की कोशिश कर रही थी। सागर की तरंगे या तुरंगे? पहला है तुरंगे, दूसरा है तरंगे। आकाश छूने की कुछ तरंगे यानी लहरें। कल शाम उसके पिता का डैश निर्धन या निधन? कल शाम उसके पिता निधन, निधन यानी मृत्यु। भारी होने के कारण वह चल भी नहीं सकती। वदन या बदन? भारी बदन, बदन, बदन माने शरीर। पूजा के बाद डैश लेकर जाएगा। पूजा के बाद प्रसाद, प्रसाद, हाँ, यानी भगवान का जो प्रसाद होता है उसको कहते हैं। और प्रसाद का क्या अर्थ होता है, कोई बता सकता है? हाँ, उस प्रसाद का अर्थ होता है महल। अच्छा, एक मिनट। हाँ, उसके बाद है परीक्षा परिणाम कोड, परीक्षा परिणाम की डैश में तुम्हारा तो नाम ही नहीं है। शुचि या सूची? दूसरा वाला सूची, सूची मतलब तालिका, और शुचि मने पवित्रता। पहला वाला तालाब श मतलब सूची मने पवित्रता। आपने मुझे इस डैश भी नहीं समझा कि मुझसे बात कर लेते। योग और योग्य, कौन सा होगा? योग्य यानी लायक। यहाँ कोई किसी की डैश नहीं करता। परवाह या प्रवाह? परवाह। के चक्र से कोई भी नहीं बच सकता। नियति या नियत? नियति यानी समय के चक्र से कोई भी नहीं बच सकता। नेक्स्ट है तीसरा आपका, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि वाक्य से तात्पर्य क्या है। आप जानते हैं कि भाषा का उद्देश्य है संप्रेषण। संप्रेषण मतलब, संप्रेषण के अंतर्गत हम वार्तालाप करते हैं। वार्तालाप की रचना वाक्यों से होती है। अतः वार्तालाप की आधारभूत वाक्य इकाई जो है वो वाक्य है। वाक्यों के द्वारा व्यक्ति अपने भाव और विचारों को व्यक्त करता है। आप यह भी जानते होंगे कि वाक्यों की रचना विभिन्न पदों और पदबंधों से होती है। वाक्य में आए सभी पदबंध परस्पर मिलकर वक्ता के विचार या संदेश को प्रकट करते हैं। इस तरह यह कहा जा सकता है कि वाक्य मानव मन के भाव और विचारों को व्यक्त करने वाली भाषा की लघुतम इकाई है। या वाक्यों के कुछ उदाहरण इस तरह से हैं। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, सब लोग बहस कर रहे हैं, किसान खेतों में हल चला रहे हैं। यदि वाक्यों की रचना पर ध्यान दें तो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि वाक्यों की रचना में 2 प्रमुख अंश होते हैं, कर्ता या क्रिया। क्रिया के बिना तो वाक्य पूर्ण हो ही नहीं सकता। यदि हम लड़के ने बिल्ली को डंडे से मात्र कहते हैं तो यह अंश वाक्य
नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें क्रियापद बंध नहीं है। जब इस वाक्य में क्रियापद बंध को भी जोड़ लिया जाता है तब यह वाक्य बनता है, जैसे लड़के ने बिल्ली को डंडे से मारा। अतः ध्यान रखिए कि बिना क्रियापद के वाक्य नहीं बनता। प्राचीन शब्दावली में कर्ता को उद्देश्य तथा क्रियापद बंध को विधेय कहते हैं। वस्तुतः उद्देश्य वाक्य का वह भाग है जिसके विषय में वाक्य में कुछ कहा जाता है। इसके अंतर्गत कर्ता एवं कर्ता के विस्तारक आते हैं तथा विधेय का अंश है जिसका विधान उद्देश्य के लिए किया जाता है। विधेय के अंतर्गत क्रियापद बंध तथा उसके विस्तारक आते हैं। इस तरह कहा जा सकता है कि वाक्य की रचना उद्देश्य तथा विधेय के योग से होती है तथा यह स्वयं में पूर्ण तथा संकेत होता है। उसके बाद है वाक्य की परिभाषा। उद्देश्य तथा विधेय से बनी भाषा की यह लघुतम इकाई है जिसके माध्यम से वक्ता अपने भाव और विचारों को। वक्ता का क्या अर्थ होता है? वक्ता किसको कहते हैं? वक्ता, बोलने वाले को वक्ता कहा जाता है। वाक्य की विशेषता। इस तरह वाक्य की निम्नलिखित विशेषताएं सामने आती है कि वाक्य विचारों एवं भावों को व्यक्त करने वाली भाषिक इकाई है। वाक्य की रचना विभिन्न पदों एवं पदबंधों के मेल से होती है। वाक्य के दो प्रमुख घटक होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। घटक मतलब अंग। बिना विधेय या क्रियापद बंध के कोई भी वाक्य नहीं बनता। वाक्य स्वयं में पूर्ण तथा स्वतंत्र होता है। वाक्य के भेद। अब रचना के आधार पर वाक्य और अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण होता है। तो रचना के आधार पर वाक्यों के भेद करते समय देखा जाता है कि वाक्य की रचना एक क्रियापद बंध से हुई है या एकाधिक क्रियापद बंध से। तो जिस वाक्य में केवल एक ही क्रियापद बंध होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं तथा जिसमें एक से अधिक क्रियापद बंध होते हैं उसे जटिल वाक्य कहते हैं। जटिल वाक्यों के पुनः दो भेद किए जाते हैं, संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य। यानी अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद करते समय देखा जाता है कि वाक्य अर्थ की कौन सी छटाएं बिखेर रहा है या वक्ता के कौन से भाव एवं वृत्तियों को व्यक्त कर रहा है। अब देखिए, अर्थ के आधार पर, जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद